जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस। बट इसके पहले ही मैं आप सभी लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि अभी जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो कि PYQ पर बेस्ड है, उन सारे क्वेश्चन से मिलाकर मैं बना रही हूँ, वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन कल आप लोगों की एक और मैं कोशिश करूँगी कि 100+ कम से कम मिनिमम 150 क्वेश्चंस तक आप लोगों के जो है वो कल मैं एक और मैराथन क्लास लेकर के आप लोग के और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को वहाँ पर करवा पाऊँ। तो कल आप लोग ज़रूर जुड़ना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को शाम तक या रात तक ज़रूर अपलोड करूँ, और बिफ़ोर गोइंग टू द एग्ज़ामिनेशन आप उसको ज़रूर देख कर जाएँ। और अभी तक जितने भी प्रीवियस में जितने भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। और इसके साथ ही जो MGKVP आपका एमिड का है उसका भी वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, उसमें भी बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में है। और जितने भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो कराए गए हैं सबको ज़रूर देख कर जाएँ। इट विल वेरी बेनिफिशियल कह लीजिए, या बहुत ही आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट उसके पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा लगता हो तो कमेंट भी कर दिया करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे कुछ भी नहीं होता है, जस्ट इट्स अ रेनफोर्समेंट फॉर द टीचर्स हु टॉट यू। So first question है, by education I mean the all round drawing out of best in child and man body, mind and soul। ये किसके शब्द हैं? तो ये शब्द हैं महात्मा गांधी के, कि बच्चे का जो शिक्षा से क्या तात्पर्य है कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, जो बच्चे के मानसिक बौद्धिक हर एक स्तर पर जो है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द थियरी ऑफ नॉलेज, जहाँ पर भी नॉलेज की बात होगी वहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी आएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो जब भी हम विवेकानंद जी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो आपका इन्नेट पोटेंशियल है, जो इनहेरेंट आपके अंदर है, उसको पूरी तरीके से फुलफ़िल करना, जो आपके अंदर पोटेंशियल है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनहेरेंट परफेक्शन दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द मैन। तो ये आपका है विवेकानंद जी का। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू उपनिषद। तो उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति हम सभी जानते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा अंतिम उद्देश्य होता है, सेल्वेशन कह दे, लिबरेशन कह दे। एक्सियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विथ थियरी ऑफ वैल्यूज़। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ नॉलेज, एक्सियोलॉजी डील्स विथ वैल्यूज़। द नॉलेज गेन बाई इनसाइट, जो आपको आपकी सूझ से एकाएक इस तरह से आता है उसे इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। इनसाइट का मतलब ही होता है सूझ, जो कि एकाएक आ जाता है। जैसे आप कभी किसी मैथ्स को क्वेश्चन के करते टाइम या कोई आंसर को आप रिकॉल कर रहे हो, आपको लगता है कभी कभी ना कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि आपको एक अंदर से इनसाइट आती है। तो उस ज्ञान को इंट्यूटिव ज्ञान भी कहते हैं, जो कि हमारे सेंसेस पर बेस्ड होता है। द फिलॉसफी विच एजर्ट दैट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ थॉट एंड माइंड रेदर देन मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो फिलॉसफी मानने वाले हैं या जो विचारधाराओं पर जो है फोकस रहते हैं, वो आपकी आइडियलिज्म है, आदर्शवादी हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन। इंस्टिंक्ट्स का डेवलपमेंट करना ये नेचुरलिज्म के लिए है। नेचुरलिस्ट ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट है, जो आपके अंदर चीज़ें हो रही हैं, सेल्फ वो आपको स्वतः ही सिखाए, तो ये नेचुरलिस्ट होगा। रूसो मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वॉज। तो जो आपके रूसो थे जिन्होंने एमिले बुक लिखी है, इसके अलावा निगेटिव एजुकेशन, तो इनका कहना था कि जो शिक्षा है वो एक व्यक्ति को क्या प्रोवाइड करता है, फ्रीडम देना ही उसका मेन एम है। रूसो का ही आपका कथन है कि व्यक्ति जो है वो जन्म तो उसका फ्री हुआ है, बट एवरीवेयर ही इज़ बाउंडेड इन चेन्स, चाहे वो रिलेशन का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो फ्रीडम है ना एक व्यक्ति की, वो ही सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होगा जो शिक्षा आपको दे सकती है। तो अगर आप देखें तो रूसो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, और जबकि हमारे इंडिया में अभी जस्ट पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा उपनिषद में भी उसी लिबरेशन, उसी सैल्वेशन की बात की जा रही है, मोक्ष की, कि जब हम अपने स्व को स्वतः ही समझ जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ नेमिंग अलग अलग है, बट आपको कंटेंट एक ही जैसा समझ में आएगा। द फिलॉसफी दैट होल्ड यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, चाहे व्यवहारिक ज्ञान जहाँ पे अधिक आपको देखने को मिल रहा है, जो यूटिलिटी बेस्ड है, यूटिलिटी इन द सेंस जो चीज़ आपके यूज़ में आ रही है आप उस पर ही फोकस कर रहे हो, तो ये प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। जॉन डीवी का नाम इनके साथ काफ़ी है, तो जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म से रिलेट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आस्क्ड मैनी टाइम। तो बिहेवियरल कहीं आ जाए, यूटिलिटी की बात हो, तो ये प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। द फिलॉसफी दैट कंट्रीब्यूट मोर टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि अधिक उसके उद्देश्यों पर और उसके ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करता है, रैदर देन मेथड, जो कि किस प्रक्रिया से हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, इस पर उसका फोकस कम है। फोकस किस पर है? उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये आइडियलिज्म वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन। तो महात्मा गांधी का जो बेसिक एजुकेशन था उसका मेन एम या प्रिंसिपल क्या था? लिटरेसी प्रमोट करना, तो ये तो था ही कि भाई सब मास एजुकेशन मिले, ज्ञान की वृद्धि और इन्वायरमेंट को फैमिलियराइज करना, या रिलेट द वर्क ऑफ हेड, हार्ट एंड माइंड। तो 3R की बात, जब भी हम महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3R की बात करते हैं। इन्होंने ओपनली इस चीज़ को कहा था कि बच्चे का जो मन है, जो उसका मस्तिष्क है और जो उसका हाथ है और जो चीज़ वो लिखने की कोशिश कर रहा है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनका ये भी कहना था गांधी जी का कि पहले क्या था कि एक बच्चे का अर्थमेटिक वाला सेक्शन था, एक कोई और सेक्शन था, तो उसको चेंज करके आपको क्या कर देना है कि आपको 3H पर, 3R से किसकी तरफ जाना है? 3H पर जाना है। 3H क्या है आपका? हैंड, हार्ट और हेड, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन आपका होना चाहिए। क्या क्या है? हैंड मतलब आप जो हाथ से लिख रहे हो वो, हेड जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है और वही चीज़ आप दिल से कर रहे हो, बच्चा उस चीज़ में बिल्कुल ये 3 चीज़ उसकी मिली होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इज़ लाइफ इटसेल्फ। इट इज़ वेरी फेमस डेफिनेशन, तो ये जॉन डीवी की है, ये तो आप लोग को पता होगा। विश्व भारती एपिटोम है ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, तो विश्व भारती आपका जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, तो टैगोर ये ऑप्शन में है। लर्निंग बाय डूइंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो लर्निंग बाय डूइंग और जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसको रीऑर्गेनाइज करने की बात कहाँ कहा जाता है? प्रोजेक्ट मेथड में। लाइकवाइज कि आप जैसे आप बीएड में भी आपने ट्रेनिंग की होगी, राइट, आप एमएड के लिए कर रहे हो तो एमएड में भी आपकी इंटर्नशिप लगेगी, तो उस दौरान पे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आप अलग अलग चीज़ों को करते हो, जो चीज़ आपने सीखी है अब तक वो चीज़, और उसको क्या करना? बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग के साथ करते रहना, तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड है। एमिले किसकी फेमस बुक है? रूसो की बुक है। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डीवी, तो जहाँ भी जॉन डीवी का नाम आएगा तो वहाँ पे प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे आ जाएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ कल्चर so as to become an acceptable person of a society is called। किसी भी संस्कृति को इतना इंटरनलाइज कर देना कि आप उस समाज के लिए एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक ऐसे पर्सन हो जाओ जो कि समाज आपको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब आप उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ को समझ रहे हो और वो सोसाइटी के लोग आपको क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल एसिमिलेशन, तो ये आपका एक कल्चरेशन होता है कि आपने दूसरी ही संस्कृति को क्या किया? इतना अच्छे से एडजस्ट कर लिया, इतना अच्छे से आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया कि अब उस सोसाइटी के लोगों के लिए भी आप क्या हो गए हैं? टू बी अ एक्सेप्टेबल पर्सन, अ रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो गए, दैट इज़ एक्लटरेशन। द मोस्ट वाइटल फोर्स दैट ब्रिंग सोशल चेंज, तो देखिए आइडियाज़, आइडियोलॉजी, रिलीजन या वॉलेंट्री एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, सामाजिक अगर आपको बदलाव लाना है तो उसके लिए एजुकेशन ही सबसे अच्छा और सबसे वाइटल फोर्स होता है। हम कई जगहों पे देखते हैं रिलीजन को भी, आइडियाज़ और आइडियोलॉजी को भी, बट ये ज़्यादा दिन तक जो है चेंज ला पाने में आप कह सकते हैं उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं जितनी एजुकेशन होती है। आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में या किसी भी देश में जो आपके स्टीरियोटाइपिंग हैं या जो आपकी कह सकते हैं एविल चीज़ें हैं सोसाइटी की, उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा वेपन है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे इम्पैक्ट के साथ लोगों को समझ में भी आता है और इससे सोशल चेंज को भी। मोबिलिटी मीन्स, तो सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक गतिशीलता। तो देखिए सोशल मोबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो
ये मूवमेंट आपके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। विद इन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, आउटसाइड होगा तो नहीं होगा। एक मेंबर ऑफ सोसाइटी का दूसरे जगह चले जाना, तो ये तो माइग्रेशन वाला टर्म हो गया ना। और माइग्रेट नहीं करना है उनको कि नेचुरल हैज़ार्ड से, नहीं। बेसिकली सोशल मोबिलिटी का मतलब आप अगर देखोगे तो एक सेक्शन या एक स्ट्रेटा से दूसरे उसमें जाना, और ये आपके कई सारे टर्म्स में होता है। मूवमेंट का मतलब अगर आप लो इनकम हो तो अब आप हाई पे चले गए, या हाई हो तो लो, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है। तो सोशल मोबिलिटी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो दिस सिंपली मीन्स कि इट इज़ द मूवमेंट विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। जो सोशल स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो सामाजिक संरचना है, उसी में आप क्या हो रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो। अ पर्सन मूविंग टू हायर पोजीशन इज़ अ जॉब। अगर कोई पर्सन है अभी, अगर वो लो पोजीशन पे है और अब वो हायर पोजीशन पे चला गया, तो दैट मीन्स लो से कहाँ गया, हायर पे। तो ये आपका होता है वर्टिकल मोबिलिटी। क्या होगा, वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, ज़ीरो मोबिलिटी तब होगी जब वो सेम पोजीशन पे ही रह रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल होगी जब वो सेम, मतलब एक कंपनी ए में काम कर रहा है तब भी उसको 10 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं। कंपनी बी में गया, कंपनी नहीं है, हाई फाई कंपनी है, बट वहाँ भी उसको 10,000 ही मिल रहा है। दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। जब उसका जो सेक्शन है, पहले भी वो लो कैटेगरी में था, अभी भी वो लो कैटेगरी में ही है, लो आपके स्ट्रेटा में है, तो ऐसी मोबिलिटी जो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। द बेसिक आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है कि आप क्या करो, लीडर्स के बिलीफ पे मत विश्वास करो, ना लीडरशिप अच्छी हो ना ओबीडियंस करना है। आपको हर एक व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट हो, सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है आप उसको भी पेशेंटली सुन पा रहे हो। द प्रोसेस बाय विच children learn the knowledge, skills and behavior to become a member of society, that is called socialization. It is easy. Socialization ही वो process होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को इंटरनलाइज करते हैं। और हम सब जब बर्थ लिए हैं तो हम सबको पहले से सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं पता होते हैं, हमें सिखाया जाता है, हमें व्यवहार करना बताया जाता है कि समाज में ये बड़े हैं, उनका पैर छूना है, ये छोटे हैं, इनसे ऐसे बात करनी है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इसी सोशलाइजेशन में हमें जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को भी हमारे अंदर शेप किया जाता है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि साइकोलॉजी आपके व्यवहारों का विज्ञान है। पहले कहा जाता था कि माइंड का है, फिर सोल हुआ, फिर माइंड सोल में अलग अलग हुआ, फिर प्रेजेंट टाइम में हम क्या मानते हैं कि आपका साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो जो पहली आपकी साइकोलॉजी की लैब जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, वो की गई थी विल्हेल्म वुंड के द्वारा। ठीक है, लिप्जिग जो जर्मनी में है, लिप्जिग आपका वहाँ पे की गई थी विल्हेल्म वुंड द्वारा। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी द प्रोसेसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। तो बेसिकली जब से बच्चा माँ के गर्भ में आया और जब वो कब्र में जाएगा, तो कॉन्सेप्शन टू डेथ का जो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है, ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ही। डेवलपमेंट, जिसमें आपके डेवलपमेंट की बात की जा रही है, फ्रॉम वुम्ब टू टुम्ब। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें से कौन सा आपका अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं है। अप्लाइड का मतलब है कि वो किसी और फील्ड के लिए बनाया गया था, बट नाउ यू यूज्ड इट इन साइकोलॉजी बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तो आपका अप्लाइड में है। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये भी है, इंडस्ट्रियल ये भी हमने लिया है। जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अ प्योर साइकोलॉजी, ये अप्लाइड फील्ड की साइकोलॉजी नहीं है। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इसको लर्निंग कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन ही दी गई है। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विथ फीलिंग, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, तो ये आपका होगा कॉग्निटिव डोमेन। तो आप सब लोगों ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी ना, ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। तो अभी नहीं अगर याद है तो भी याद कर लीजिए। अगर आपको दे रहा है इफ़ेक्टिव डोमेन, तो इफ़ेक्टिव मतलब हमेशा आपकी भावनाएं जो होंगी उसमें आपका भाव, आपकी अभिप्रेरणा, आपकी अभिवृत्ति, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। साइकोमोटर में रहेगा ना तो आपको ऐसा कुछ देगा जैसे कि एक्शंस हो गए आपके, वो चीज़ आप व्यवहार में ला रहे हो। और कॉग्निटिव डोमेन अगर होगा तो वहाँ पे आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, ऐसी चीज़ें देगा।
द पीरियड ऑफ लर्निंग प्रोसेस वेयर नो प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट अकर। तो देखिए, अगर आपका लर्निंग पीरियड में कोई भी प्रोसेस और ऐसी चीज़ नहीं हो रही है तो उसको लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की, पहले तो बहुत अच्छा गया, उसके बाद एक टाइम पीरियड आ रहा है कि जब आपकी लर्निंग हो ही नहीं रही है, आप पढ़ रहे हो बट फिर भी कुछ भी आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों? तो ये जो आपका बना है ये क्या है? ये एक लर्निंग प्लेट्यू है, कि इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग न तो नीचे जा रही है और न तो ऊपर हो रही है, वो एक पॉइंट पे फिक्स्ड हो गई है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? पेवलव ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। ये आपको याद रखना है किसने कौन कौन सी थियरी दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग तो इवान पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग कह देगा तो BF स्किनर, ट्रायल एंड एरर कह देगा तो थॉर्नडाइक, कोहलर कह देगा या कोफ्का या वर्दाइमर तो इनकी इनसाइट लर्निंग है। द फेमस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये आपके हर्बन एबिंगहास, इन्होंने ही ये दिया है आपका कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। हम कैसे चीज़ों को भूलते हैं उसका इन्होंने कर्व बताया था, ठीक है, तो एबिंगहास ने ये दिया है आपका। 1885 के अराउंड में ये आपका कॉन्सेप्ट आया था। आई गेस दिस वाज मेटाकॉग्निशन का सीधा मतलब होता है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो उसके बारे में भी आपको पता है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस इज़ नथिंग बट इट इज़ मेटाकॉग्निशन। बेसिकली जो ये दो शब्द है इसको आप अलग अलग करिए, मेटा और कॉग्निशन। मेटा का मतलब ये होता है कि आप बियॉन्ड, किसी चीज़ के परे, और कॉग्निशन तो आप लोगों को पता ही है। कॉग्निशन मतलब हायर ऑर्डर जो आपके थिंकिंग स्किल्स होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, सोचना, समझना, एटीट्यूड, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब आप उन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या कर रहे हो आपको ये पता है, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। द स्टिमुलस व्हेन प्रेजेंटेड और रिमूव्ड इंक्रीज द चांस ऑफ रिस्पॉन्स टू अकर। तो ये जब आपने कोई स्टिमुलस को लगाया और उस स्टिमुलस को लगाने के कारण आपको समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स पे उस पर फ़र्क पड़ रहा है, तो ये क्या है? तो ये रेनफोर्समेंट है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप कैसे समझ पाओगे? जैसे मान लो कि आप किसी क्लास के क्लास टीचर हो या आप जिस क्लास में पढ़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टीचर ने टेस्ट लिया और टेस्ट के बाद आपके टीचर ने कहा कि जिसके 10 आउट ऑफ 10 आएंगे उसको क्लास में क्या किया जाएगा? उसको क्लास में एक चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है। अब कोई भी चॉकलेट ये हो सकती है, उसको क्लास में चॉकलेट दी जाएगी। तो क्या हुआ, अगली बार सारे बच्चे क्या करेंगे, इस चॉकलेट के लिए क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ करके आएंगे कि मुझे चॉकलेट लेनी है, 10 आउट ऑफ 10 लेना है। और अगर यही चॉकलेट हटा दिया जाए तो बच्चे उतने अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, मतलब उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी या वो चीज़ नहीं रहेगी। या जैसे इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं और वहाँ पे अगर ये चीज़ है कि नहीं, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो हमारे पास कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है, राइट। या फिर आपने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो इसमें आपको लंच और डिनर जो भी चीज़ है वो मिलेगा, तो वो रेनफोर्समेंट का है जो कि आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ा देती है। तो ऐसी चीज़ को हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। इनसाइटफुल बिहेवियर किसका कंट्रीब्यूशन है? जेस्टाल्ट थियरी का है। कोहलर जो अभी पीछे ऑप्शन में दिया था मैंने आपको बताया। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेस्टाल्ट लॉ ऑफ लर्निंग, तो इसमें से कौन सा नहीं है जेस्टाल्ट लॉ ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग? Okay, so let's see the option. Law of similarity, law of एनालॉगी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी। देखिए, लॉ ऑफ एनालॉगी जैसा एज सच कोई भी आपका प्रिंसिपल नहीं है जेस्टाल्ट का, ठीक है। जबकि सिमिलैरिटी, समानता होती है तो भी हम जो है उसमें एक होल देख पाते हैं, नज़दीक होता है तो भी, और एक के बाद एक होता है तो भी। जैसे मैं ऐसे से बना दी, अब आपको ही समझ में आ गया ना कि इसको मैंने पूरा नहीं मिलाया, लेकिन कॉन्टीन्यूटी है तो आप बता पाओगे ये सर्कल है, पास पास है कोई चीज़ तो आप उसके बेस पे भी बता सकते हो। और वैसे ही प्रॉक्सिमिटी है, निकटता के बेस पे, और सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड कब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी कब उसके अंदर डेवलप होती है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो एबिलिटी है ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सबसे आखिरी स्टेज में होती है। यहाँ पे आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और बच्चा पूरी तरीके से जो है आपका वो उसका माइंड जो है अब वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ जाता है। ZPD वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर लिया है। अब
मोटिवेशनल फोर्स दैट वर्क विद इन द इंडिविजुअल विच इज़ डायरेक्टली लिंक विद नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको एक्सटर्नल चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं बल्कि इंटरनल ही आप काम कर पा रहे हो। तो ये है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। द हेड टू फुट ट्रेंड ऑफ मोटर डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? देखिए, ये एक बच्चा है, आपको कह रहा है हेड टू फुट, मतलब ये जो इसका सर है यहाँ से लेकर के ये जो इसका पैर है, ये जो डेवलपमेंट का हो रहा है इसका क्या नाम है? तो इसको सिफ्लोकैडल कहते हैं, ठीक है, सिफ्लोकैडल। और अगर हम इस बच्चे के हाथ से लेकर के इसके हार्ट से इस हाथ से इसकी तरफ का अगर हम डेवलपमेंट पूछे आपसे तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका सिफ्लोकैडल है, मस्तकाधोमुखी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हेड टू फुट कह रहा है तो सिफ्लोकैडल, और अगर हैंड टू हार्ट कहेगा मतलब आपका पेरिफेरी में जा रहा है तो ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। एंड एडोलेसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी बिकॉज, एक एडोलेसेंट जो है वो किसी भी अथॉरिटी से कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी। क्यों अगर वो विरोध करते हैं, क्यों उनके खिलाफ खड़े होते हैं? क्योंकि ये ऐसी एज होती है कि उन बच्चों को फ्रीडम चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि चार लोग उनको जाने। दे क्रेव फॉर रिकॉग्निशन अबाउट हु एम आई, जैसे एरिक्सन ने कहा है, और इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको पूरी तरीके से छूट चाहिए, कोई इनसे कुछ पूछे या कुछ ना करे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मेमोरी पावर में बढ़ना, सॉल्विंग एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो देखिए इन सब में तो एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो प्रोसेसिंग आपका रीजनिंग का हो सकता है, कोई भी आपके हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड। तो आपकी ही पर्सनालिटी है तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिकी का बहुत अच्छा प्रभाव है या सिर्फ और सिर्फ वातावरण की वजह से आप एक अच्छे इंसान हैं। नहीं, दोनों का फ़र्क पड़ता है और दोनों उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। द थियरी स्टेटिंग दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ द जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर वॉज एडवोकेटेड बाई। तो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर येस और जी फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है आपका चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। SOI मॉडल, ये आपका इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में SOI मॉडल, या फिर इसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं। ये आपका है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। 3D मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके 3 मेजर कंटेंट होते हैं। कौन कौन सा आपका होगा? तो एक तो आपका होगा कंटेंट खुद, एक आपका हो जाता है, सेकेंड आपका हो जाता है ऑपरेशन, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपका आता है बिन करके प्रोडक्ट। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इससे भी आ जाए, तो इसको शॉर्ट में आप COP से याद रख सकते हो। COP जिसको 3D मॉडल भी कह रहे हैं, कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो 120 प्रोडक्ट बताया था, बट एट प्रेजेंट इनके 180 टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड? तो फ्रेम्स ऑफ माइंड आपकी गार्डनर की है। गार्डनर की थियरी का नाम क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। बर्ट एंड वर्नन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस इन फॉर्म ऑफ। तो बर्ट और वर्नन की भी आपकी इंटेलिजेंस की थियरी है, उन्होंने इंटेलिजेंस को किस फॉर्म में बताया है? तो इनकी जो ये पूरी थियरी है वो हायरार्किकल मॉडल के रूप में चलती है। जो बर्ट और वर्नन है उनकी थियरी हायरार्किकल मॉडल के बेस पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन की है। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट अटेम्प्टेड बाई। तो 1905 में सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट को मेज़र किया गया था, या इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, इसको मेज़र किया गया था, वो एल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। द फील्ड थियरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज डेवलप्ड बाई। फील्ड थियरी ऑफ पर्सनालिटी को किसने डेवलप किया है? तो फील्ड थियरी आपका कर्ट लेविन का है, कर्ट लेविन। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन ऑफ पर्सनालिटी, तो ये कार्ल जंग ने दिया है। एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन ये देने वाले हैं कार्ल जंग। व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप आर स्टडी ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम इट इज़ रिफर्ड टू एज लॉन्गिट्यूडनल। हियर इज
Also, it is very important to tell you the difference of longitudinal approach as well as cross sectional approach, because many students have doubt in it. Longitudinal, long से निकालिए लंबा. अब देखिए एक एग्जांपल है, अभी हम लॉन्गिट्यूडनल का ये डायग्राम बना रहे हैं. ये आपका डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल का. ओके, हमें अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना है सो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. अब आपको समझ में आएगा इस फिगर को देख करके कि आप इसमें एक ही बच्चे सा, ये एक ही सिंगल बच्चा है जिसकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है. हो सकता है आपको 1 साल करना हो, 2 साल करना हो, 5 साल करना हो, 10 साल करना हो, व्हाट इज़ दैट इज़ डिपेंड ऑन योर स्टडी. बट आप एक ही इंडिविजुअल के ऊपर एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम में जब रिसर्च करते हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल है. और जैसे आप गए, आपको किसी क्लास का करना है स्पेसिफिक, मान लीजिए क्लास 10th के बच्चे का आपको कोई इंटेलिजेंस मेज़र करना है, तो क्लास 10th का जो बच्चा है आपने उस क्लास 10th से मान लेते हैं 15 बच्चों को लिया, तो वो 15 जो बच्चे होंगे क्लास 10th के, सबका एक ही साथ एक ही बार में आपने क्या कर दिया, आपने डेटा ले लिया. तो दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल अप्रोच. ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. हाईएस्ट लेवल मैस्लो की नीड हायरार्की में जो है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको मेटा नीड्स भी हम कहते हैं. और सबसे बेसिक अगर हम बात करें तो कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SSA इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. हम सबको पता है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही आया था. विच अमंग द फॉलोइंग एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सभी बच्चों का 6 से 14 साल के जो बीच में है, अंडर आर्टिकल 21A. तो ये आपका RTE एक्ट 2009 ये बात कहता है कि 21A आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पढ़ने का जो है पूरा अधिकार है और कंपल्सरी एजुकेशन है. The article of Indian Constitution that safeguard the educational rights of minority to establish and administered educational institutions. तो सीधी सी बात ये है कहने का कि जो माइनॉरिटी हैं उनको अपना स्कूल बनाने का पूरा अधिकार है. ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में. ठीक है, आर्टिकल 29 भी आपके माइनॉरिटी से ही रिलेटेड है. द अप्रोच ऑफ टीचिंग दैट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, आपने पहले पूरी क्लास की बात की, फिर क्लास के एक पर्टिकुलर बच्चे की बात की. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके क्लास में है कोई भी बच्चा XYZ, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, तो वो आपने पहले पूरी क्लास का एग्ज़ाम्पल दिया, फिर आपने उस बच्चे को पॉइंट आउट किया. जैसे कि आरव ये चीज़ करता है, तो आपने क्या किया कि पहले आपने पूरी क्लास को बोला कि पूरी क्लास की मैथ्स बहुत अच्छी है, बट आरव की मैथ्स सबसे अच्छी है. तो आपने जनरल बात की, फिर आपने उसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दिया. तो ये काम डिडक्टिव में करते हैं. जस्ट इसका अगर उल्टा कर दें, हम पहले बोले कि आरव तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है, वैसे क्लास 5th के सारे बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ये इंडक्टिव का एग्जाम्पल हो गया. इसको सबसे अच्छा अगर आपको समझना है तो आप नाउन या किसी भी बेसिक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. अगर आप पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे रहे हैं और उस एग्जाम्पल को फिर कोट करते हुए आप डेफिनेशन तक पहुंच रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर टू जनरल है, इंडक्टिव अप्रोच है. और ठीक इसका उल्टा करेंगे तो वो डिडक्टिव अप्रोच है. टीचर शुड चेंज द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्चुअल चेंजेस इन द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे पूरी तरीके से टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी शो हो रही है कि जैसा ज़रूरत हो, जैसे संदर्भ में हो, टीचर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने कंटेंट को पढ़ाने के तरीके को चेंज कर रहे हैं. तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी. द टेक्निक ऑफ माइक्रो टीचिंग वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय ड्वाइट डब्ल्यू एलन. अच्छा, माइक्रो टीचिंग सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में की गई थी ये आपको बताना है. ये हम लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेट में करा था. ठीक है. The type of programming in which the learner have no choice to proceed according to their own path. तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होगा. लीनियर इन द सेंस कि ये सीधे सीधे जा रहा है. और यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 गलत बताया तो फिर से पढ़िए, और जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को गलत सही नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 पर नहीं जाएंगे. तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसमें हम क्या बनाए होते हैं, फ्रेम्स बनाए होते हैं. ठीक है. और अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच में तो है कि अगर आपने गलत बताया तो आपको फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन पे लेकर के जाता है और आपको हिंट देता है, सारी चीज़ों को बताता है. ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग के प्रपोनेंट कौन है? तो ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग जो है आपका नॉर्मन ए क्राउडर का है. और वहीं जो तीसरा इसका पार्ट है
आपका मैथेटिक्स, उसके कौन है? तो उसके गिलबर्ट हैं। सारा जितना भी मैं इसके क्वेश्चन के आगे बताती हूँ, प्लीज़ सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखा करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है। द मेथड इन विच लर्नर डिस्कवर नॉलेज बाई देम सेल्फ, खुद से कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, तो ये आपके काम क्या कर रहे हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड, खुद से काम कर रहे हैं, खोज विधि, अन्वेषण विधि, खुद से सर्च करके। कम्युनिकेशन का क्लासरूम में सबसे बड़ा बैरियर क्या है? कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। देखिए नॉइज़ हो रहा है, ठीक है, टीचिंग एड भी नहीं है, आउटसाइड डिस्टर्बेंस है, बट अगर टीचर ही कन्फ्यूज्ड है, टीचर को ही नहीं पता बच्चे को क्या पढ़ाना है, टीचर को ही नहीं पता बच्चे को किस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, देन इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बैरियर, क्योंकि जब टीचर खुद नहीं समझेगा तो वो बच्चे को कभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। The credit of developing teaching machine which could teach as well as test goes to Sidney L. Pressey। जो फर्स्ट टीचिंग मशीन भी अगर आपसे कह दिया जाए किसने बनाया है, तो ये भी आंसर आपका सिडनी एल प्रेसी ही होगा, याद रखिएगा। Which of the following is a form of research typically conducted by teacher to classroom and institution specific problem? क्लासरूम की बात कह रहा है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करेगा, तो ये हमेशा एक्शन रिसर्च होगा। कल के भी क्वेश्चन में हमें एक्शन रिसर्च का एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि जैसे क्लास में कोई समस्या हुई, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है क्लास में ज़्यादा, तो टीचर अपने लेवल पे एक्शन रिसर्च आराम से कर सकता है। बच्चों के अंदर आपके साफ़ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है, तो टीचर एक्शन रिसर्च कर सकता है। डिज़ाइन एंड फ्रेमवर्क ऑफ टेस्ट, कोई भी टेस्ट का डिज़ाइन या फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? ब्लूप्रिंट कहलाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम। सप्लाई टाइप का सीधा मतलब होता है कि आपने उसको क्या कर दिया, आधी चीज़ दे दी, सप्लाई मतलब भेजना, आधी दे दी, आधी बची है, तो ये कॉम्प्लीशन टाइप है कि आधा आपने लिख दिया, अब आधा बच्चा अपने अकॉर्डिंग इसको बताएगा। The test intended to measure the deficiencies of teaching learning process and plan for remedial teaching। और आप क्या मेज़र कर रहे हो? डिफिशियंसी, कमी कहाँ रह गई, सुधार करो। डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्यों? और हमेशा याद रखिएगा पहले डायग्नोस्टिक होता है, उसके बाद ही रेमेडियल होता है। जैसे डॉक्टर याद है ना, डॉक्टर, तो पहले डायग्नोस्टिक होगा, उसके बाद ही रेमेडियल होगा। और डायग्नोस्टिक में कमी की पहचान करते हैं और रेमेडियल टीचिंग में उसको सुधार करते हैं। ठीक है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी लोग क्या हैं? तो ये सभी लोग आपके मेजर्स हैं किसके? वेरिएबिलिटी के। विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी मतलब जो स्कोर है वो कितना स्कैटर करेगा एक्सट्रीम एक से दूसरे में। तो रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन, एमडी और एसडी, सारे के सारे आपके क्या हैं? वेरिएबिलिटी के मेजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कौन सा टाइप नहीं है? इंटररेटर रिलायबिलिटी, जिसको पैरेलल फॉर्म भी कह रहे हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड और स्प्लिट हाफ। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमने पढ़ा है, रिलायबिलिटी नहीं पढ़ा है, राइट। तो चाहे आपको टेस्ट रीटेस्ट कह दे, इंटररेटर कह दे, स्प्लिट हाफ कह दे, ये सब रिलायबिलिटी है, बट कंस्ट्रक्ट हो गया आपका, प्रेडिक्टिव हो गया आपका, ये सारे वैलिडिटी के टाइप हैं, नॉट रिलायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। तो CCE का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप पढ़ लीजिए, कंपटीशन बढ़ाना, रोट लर्निंग बढ़ाना, एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ाना, तो नहीं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का पूरा विकास हो। RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट 2010 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्सिम ऑफ टीचिंग एडॉप्टेड इन लेबोरेटरी मेथड। तो हम लेबोरेटरी मेथड में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यानी कि मैक्सिम पढ़ा और चल दिए, नहीं, लैब में हम कौन से मैक्सिम को यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते हैं? तो जनरल टू स्पेसिफिक को फॉलो हम लैब में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे ऐसे आपकी, जब आप लेबोरेटरी मेथड को करते हो तो आप कुछ चीज़ों को सबके ऊपर करने का मतलब ये नहीं कि फिर आप स्पेसिफिक एक लोगों के ऊपर वो चीज़ कर ही सकते हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। साइट क्या है आपका? तो बेसिकली साइट आपका सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है। साइट किस ईयर में हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। साइट की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट।
Which method of teaching emphasize learning as a whole-hearted, purposeful activity carried to completion in its social setting? It is not other than project method. बेसिकली ये डेफिनेशन जब मैं भी पढ़ती थी तो मैंने इस डेफिनेशन को याद किया था प्रोजेक्ट मेथड के लिए, और ये जो लाइन है ना, इसकी ये लाइन हमेशा याद रखिए कि प्रोजेक्ट हमेशा क्या है, एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है। और ये आपका प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा दिया गया था? तो WH किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक वही हैं, किसके शिष्य हैं ये? तो जॉन डेवी के। प्रोजेक्ट मेथड उनके द्वारा दिया गया था, जो कि होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी आपका है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, बट उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई हो तो, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कल आप लोगों के साथ कम से कम 150 क्वेश्चन की मैराथन मैं फिर से कराऊंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट, जिससे कि आपके पूरा के पूरा आपका जो सिलेबस है वो आपको क्या हो जाए, कवर हो जाए। और आप इसको स्पीड बढ़ा करके या किसी भी तरह जितनी चीज़ें आपको कराई गई हैं प्लेलिस्ट में, इसको ज़रूर एक बार देख करके जाएं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके बाद बहुत ज़्यादा सोचने की और बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट कवरेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन है, और जब आप PYQ देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप PYQ के क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे हैं। A person expose himself freely without knowing that his personality is being assessed. आप एक पर्सन खुद को बता देता है, एक्सपोज कर देता है बिना इस चीज़ को जाने कि उसकी पर्सनालिटी असेस्ड हो रही है। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक की जो उसका अनकॉन्शियस माइंड में बातें चल रही होती हैं वो सामने बता देता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है। बट जो साइकोलॉजिस्ट है उसको पता होता है, वो उसको चित्र के माध्यम से दे देगा। जैसे हमने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी है ना, TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट हो गया, सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गया, रोशा हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट का पार्ट है, कि जिसमें आपको नहीं पता लगेगा, बट उस फिगर को, उस पिक्चर को, उस सेंटेंस को, उस ड्राइंग को देखकर हम बता देंगे कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें हैं। सो ये आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में यहाँ पर आ जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।